अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इलेक्शन कॉर्नर और मैं हूं इरफान रशीद। पेशावर की बात करेंगे जहां कौमी असम्बली के हलकों पर इंतहाई सख्त मुकाबलों का इम्कान है। NA-28 से ANP के उम्मीदवार प्रोफेसर शेख फयाज, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार करामतुल्लाह, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार साजिद नवाज और नून लीग के उम्मीदवार अरबाब खिजर हयात आमने सामने होंगे। NA-29 से PTI के उम्मीदवार अरबाब आमिर अयूब, नून लीग की उम्मीदवार सोबिया शाहिद, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमजद अजीज और JUI के उम्मीदवार अखवंजादा इरफानुल्लाह शाह में मुकाबला होगा। NA-30 पेशावर की बात करें तो तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार शानदाना गुलजार, ANP के उम्मीदवार अरबाब जैन, नून लीग के उम्मीदवार रईस खान में इंतहाई कड़ा मुकाबला होगा, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शेर अली अरबाब, नून लीग की उम्मीदवार सोबिया शाहिद और पीपल्स पार्टी के अरबाब आलमगीर में मुकाबला है। मजमूई सूरत हाल क्या है NA-28 की, 29 की और 30 की? पेशावर से ब्यूरो चीफ GNN काशिफुद्दीन ने हमें ज्वाइन किया है। काशिफ, सबसे पहले तो आप बताते जाइए कि 2018 में ये हल्के किन जमातों के पास थे, और NA-28 की बिलखुसूस बात की जाए तो किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया इरफान। 2018 के हवाले से बता दूं तो सारे हलके PTI ही के पास थे, तमाम हलके PTI ने जीते थे और सूबाई नशिस्तों पर अलबत्ता 2 नशिस्तें अवामी नेशनल पार्टी के हिस्से में आई थी और दीगर जो 12 नशिस्तें थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी। इस दफ़ा भी दिलचस्प मुकाबले मुतवक्के हैं और जिन हलकों का आपने नाम लिया यकीनन बहुत दिलचस्प मुकाबले होंगे इस दफ़ा भी। लेकिन सबसे दिलचस्प हलका जो है, मैं हलके की हवाले से बात करूंगा, वो है पेशावर का NA-32, NA-32 जो 2018 में NA-31 था और माजी में ये NA-1 रहा है। यानी यहाँ से कौमी असम्बली के हलकों का आगाज हुआ करता था और इसी एक तो ये नशिस्त पेशावर के शहरी इलाके पर मुश्तमिल है और इस नशिस्त से माजी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वो इलेक्शन लड़ चुकी है, आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ यहाँ से इलेक्शन लड़ चुके हैं और इमरान खान साहब भी यहाँ से इलेक्शन लड़ चुके हैं। और इन तमाम का मुकाबला दीगर जमातों के साथ साथ अवामी नेशनल पार्टी के बुजुर्ग सियासतदान हाजी गुलाम अहमद बिलोर करते रहे, बल्कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को उन्होंने शिकस्त भी दी थी। तो ये बड़ा दिलचस्प हलका है और यहाँ से इमरान खान साहब का भी उन्होंने मुकाबला किया और एक बार फिर हाजी गुलाम अहमद बिलोर साहब मैदान में है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस दफ़ा वो 11वीं मरतबा इसी नशिस्त से इलेक्शन में उम्मीदवार है कौमी असम्बली के लिए और उनका जो मुकाबला है वो आसिफ खान से होगा जो आज़ाद जाहिर है मैदान में है, लेकिन वो है तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं और गुज़श्ता टेन्योर में वो सूबाई असम्बली के रुकन थे। इस दफ़ा उनको आसिफ खान को कौमी असम्बली की जो टिकट है वो उनको दिया गया है और वो हाजी गुलाम अहमद बिलोर का मुकाबला करेंगे। इसके साथ साथ JUI के मौलाना हुसैन अहमद मदनी भी मैदान में है और दीगर जमातों के उम्मीदवार भी हैं। इसके साथ साथ कुछ और दिलचस्प मुकाबले हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। एक तो NA-28 का आपने भी तज़किरा किया, ये नशिस्त 2018 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी और 2013 में भी। 2013 में यहाँ से तहरीक इंसाफ के टिकट पर साजिद नवाज मुंतखब हुए थे रुकने कौमी असम्बली और 2018 में नूर आलम खान को टिकट दिया गया। लेकिन इस दफ़ा नूर आलम खान PTI को छोड़ चुके हैं, वो JUI में शामिल हो गए हैं और उनका मुकाबला तहरीक इंसाफ ही के हिमायत याफ्ता है लेकिन आज़ाद हैसियत से है और 2013 में जीतने वाले साजिद नवाज वो नूर आलम खान का मुकाबला करेंगे। काशिफ, अगर हम बात करें NA-30 की, जहां शानदाना गुलजार का मुकाबला है, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं अरबाब आलमगीर और नून लीग के जो सोबिया शाहिद हैं, इस हल्के को कैसा देख रहे हैं आप? देखिए NA-30 के हवाले से एक तो मैं तस्हीह करा दूं आपको, यहाँ से शानदाना गुलजार मैदान में है लेकिन उनका मुकाबला नासिर खान मूसाज़ई के साथ है और नासिर खान मूसाज़ई वो यहाँ से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर, लेकिन अब वो भी JUI में शामिल हो गए हैं। अलबत्ता उससे पहले वाले इलेक्शन में यहाँ से शानदाना गुलजार के वालिद मोहतरम
मरहूम गुलजार खान यहाँ से मुंतखब हुए थे और अब शानदाना गुलजार मुकाबला करेगी अपने साबिक कुलीग या पार्टी के रहनुमा नासिर खान मूसाज़ई जो इस दफ़ा JUI के टिकट पर मैदान में है। तो ये यहाँ पर भी दिलचस्प मुकाबला है, यानी साबिक MNA PTI के टिकट पर थे, इस दफ़ा वो JUI के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। शानदाना गुलजार तहरीक इंसाफ के टिकट पर उनका मुकाबला करेगी। काशिफ, कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं है, हर आज़ाद उम्मीदवार खड़ा है कि वो उसको इमरान खान की तस्वीर लगा के वो कहता है कि मुझे इमरान खान ने यहाँ पे खड़ा किया है। तो कितना वोटर डिवाइड होगा अगर हम NA 30 की बात करें, NA 29 की बात करें, NA 28 की बात करें? देखिए, ये एक तो ये बात वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा लिस्ट आ गई है, उन्होंने बाकायदा अनाउंस किया है कि उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कौन कौन से हैं। तो इसमें तो कोई पेचीदगी नहीं है, कोई अबहम नहीं है। हाँ, अलबत्ता इस दफ़ा उनके पास जो है इंतखाबी निशान नहीं है और बल्ला नहीं है और मुख्तलिफ किस्म के इंतखाबी निशानात उनको दिए गए हैं, तो ये मुश्किल और ये चैलेंज उन्हें ज़रूर दरपेश है। दूसरी बात, शानदाना गुलजार साहिबा यकीनन उनका एक बड़ा ख़ानदान है और उनके वालिद मोहतरम ब्यूरोक्रेट थे सीनियर, और फिर वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए, फिर तहरीक इंसाफ से वो नाराज़ हो गए, तहरीक इंसाफ छोड़ गए थे। तो ये पेशावर का एक ऐसा इलाका है जिसको हम कदामत परस्त या कदामत पसंद इलाका कह सकते हैं। तो यहाँ खातून होने की हैसियत से भी शानदाना गुलजार को मुश्किलात हो सकती है, क्योंकि ये देहाती इलाका है और जाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा का और फिर पेशावर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में यहाँ पर लोग जो हैं वो रिवायती अंदाज में सियासत करते हैं और यहाँ उनका जो ताल्लुक़ होता है किसी सियासी जमात के साथ, तो उसमें मजहब का अमल दखल भी हो सकता है। लेकिन शानदाना गुलजार ने जो गुज़श्ता चंद सालों के दौरान तहरीक इंसाफ के हवाले से जिस मुअस्सर अंदाज में उनकी नुमाइंदगी की है, तो यकीनन उसे फ़ायदा भी होगा, लेकिन मुश्किलात उनके लिए ज़रूर है। NA 29 की बात की जाए तो JUI की पोजीशन कैसी नज़र आ रही है? देखिए, JUI को इस वक्त पूरे पेशावर के हवाले से जब हम देखते हैं तो यहाँ के जो बल्दियाती इंतखाबात में उन्होंने जो नताइज हासिल किए थे, तो बेशतर तहसील कौंसल्स और ये JUI के हिस्से में आई थी। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त उन्हें कई चैलेंजेस दरपेश हैं और मुकाबला सख्त होगा कुछ नशिस्तों पर, और कुछ नशिस्तें ऐसे हैं जहाँ पर मुकाबला एक तरफा ही है। जिस तरह के हमने जिक्र किया पेशावर के इन्हें 28 का हमने तस्करा किया, तो यहाँ पर यकीनन JUI की एक मुअस्सिर क़ुव्वत है। फिर जो इन्हें 30 का, इन्हें 29 का जब हम तस्करा करते हैं तो यहाँ पर भी उनकी एक मुअस्सिर क़ुव्वत मौजूद है। लेकिन हम तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार को नज़रअंदाज किसी तौर भी नहीं कर सकते। इसके अलावा एक और नशिस्त है इन्हें 31, तो यहाँ पर अरबाब आलमगीर वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और उनका मुकाबला अरबाब शेर अली से होगा जो तहरीक इंसाफ के टिकट पर गुज़श्ता टेन्योर में रुकने कौमी असम्बली थे, और साथ साथ अवामी नेशनल पार्टी के पीर हारून शाह के साथ उनका मुकाबला होगा। और ये एक ऐसी नशिस्त है कि यहाँ हयाताबाद का पोश इलाका है, पेशावर सदर का इलाका इसी हल्के में शामिल है। तो एक तो यहाँ पर लोग ज़्यादातर तालीमी याफ्ता लोग हैं और इसके साथ साथ यहाँ नौजवान तबका जो है वो भी खासा मुतहर्रिक है। तो यहाँ तहरीक इंसाफ के लिए ये एक एडवांटेज भी है, ये एक फ़ायदा भी उनके है कि उनके हिमायत याफ्ता अफराद यहाँ पर ज़्यादा है और नौजवान तबका भी है। लेकिन अवामी नेशनल पार्टी ने एक तो सबसे पहले टिकट्स जारी किए थे और उनके उम्मीदवार ने काफ़ी अरसा पहले अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया था। अरबाब आलमगीर साहब काफ़ी अरसा तक कंफ्यूज रहे, उनके मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ राब्ते थे, नाराज़ भी थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थे, और बिल्कुल आखिरी वक्त में उनके मामलात तय हो गए। उनके साहिबजादे जो है वो सूबाई असम्बली की नशिस्त काशिफ, नौजवानों का तहरीक इंसाफ का तो होगा, लेकिन आज़ाद उम्मीदवारों में से इंतखाब करना कि तहरीक इंसाफ का कौन सा है, ये यकीनन न सिर्फ पेशावर बल्कि पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। इलेक्शंस की गहमा गहमी है। पेशावर के बाद आपको लिए चलेंगे फैसलाबाद के हल्के NA97 में, जहां बड़ी सियासी तब्दीलियों का महवर है। यहां पर बलोच खानदान का वोट बैंक है और दोनों बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार बलोच खानदानों से हैं। नून लीग के टिकट के हुसूल के लिए अंदरूनी इख्तलाफात के शिकार हैं, जबकि नून लीग ने रजब बलोच की सीट पर एक बार फिर उनके भाई अली गौहर बलोच पर एतमाद किया और रजब बलोच की अहलिया आयशा रजब बलोच को इसरार के बावजूद पार्टी टिकट नहीं दिया गया। यही वजह है आयशा रजब बलोच अब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की हिमायत में दस्तबरदार हो चुकी हैं और पहले उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। फैसलाबाद की अगर मजमूई बात की जाए तो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सादुल्ला बलोच के हक में आयशा रजब बलोच दस्तबरदार हुई हैं। गुज़श्ता इलेक्शन में नून लीग के अली गौहर इस 77,000 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल तहरीक इंसाफ के सादुल्ला बलोच ने 66,000 वोट हासिल किए थे। फैसलाबाद में सियासी जमातों की जानिब से जारी किए गए टिकट सिर्फ चंद खानदानों तक महदूद हैं। जी हाँ, NA95 में मारूफ शाही खानदान की इजारादारी है। यहाँ शाही खानदान के दो बेटे हैं, अली शाही और जुनेद शाही। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की जानिब से NA96 में तलाल चौधरी के वालिद अशरफ चौधरी का मुकाबला होगा। फैसलाबाद की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर औरंगजेब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर की सियासत पे गहरी नज़र रखते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर शहजाद हुसैन भट्ट साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। औरंगजेब, सबसे पहले हम ज़रा बलोच ख़ानदानों की बात करते हैं NA97 की। अगर आयशा रजब बलोच तहरीक इंसाफ के सादुल्ला के हक़ में दस्तबरदार हो गई हैं तो रजब को कितना नुकसान होगा इससे? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो NA97 का इलाका है, ये तहसील तांदलिया वाला का इलाका है। यहाँ पर बड़ी पार्टियां उतना असरअंदाज नहीं होती जितना कि इस इलाके में बरादरी इज़म जो है वो चलता है। तो यहाँ पर ना सिर्फ एक ही बरादरी के लोग आमने सामने हैं, बल्कि एक ही घर के जो है वो उसके गिर्द ही सारी सियासत जो है वो घूमती है। वो बलोच खानदान है। पहले जो है वो यहाँ से रजब अली बलोच जो है वो मुंतखब होते रहे हैं माजी में, और उससे पहले शहादत बलोच जो है पीपल्स पार्टी से वो यहाँ पर रुकने कौमी असम्बली रहे हैं। उसके बाद रजब अली बलोच साहब की वफात के बाद यहाँ से उनके भाई को 2018 में अली गौहर बलोच को जो है वो टिकट दिया गया, क्योंकि रजब अली बलोच की कुर्बानियाँ काफ़ी ज़्यादा थी पार्टी में। वो बीमारी की हालत में भी उन्होंने मियां नवाज शरीफ को जो है वो इत्मीनान का वोट जो है वो दिया था। उसके बाद जो उनकी बीवी को भी नवाजा गया था, उनकी बीवी आयशा रजब बलोच को स्पेशल सीटों के ऊपर खवातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं उसमें जो है वो कौमी असम्बली की नशिस्त जो है वो दी गई थी। तो ये दोनों देवर और भाभी पिछले 5 साल में तो जो है वो मुस्लिम लीग नून में रहे हैं, दोनों रुकने कौमी असम्बली रहे हैं। लेकिन 2024 का इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहा है, इसमें जो है वो आयशा रजब बलोच ने अली गौहर बलोच को जो है वो मानने से, अपने ही देवर को मानने से इनकार किया। उनका ये कहना था कि खानदान में ये खानदानी ज़राए भी उनके ये कहते हैं कि पिछले इलेक्शन में ये बात तय हुई थी कि जो ये इलेक्शन लड़ेगा वो आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ेगा। तो आयशा रजब बलोच जो है वो अपने शोहर की वफादारियों को देखते हुए पार्टी से डिमांड कर रही थी कि इस इलेक्शन में उनको जो है वो टिकट दिया जाए। जैसे ही पार्टी ने जो है वो मुस्लिम लीग नून ने अली गौहर बलोच को यहाँ से टिकट जारी किया तो आयशा रजब बलोच ने यहाँ से जो है वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। लेकिन उसके बाद ये बड़ी पेशरफ्त हुई है कि इनके ही कज़न जो कि अली गौहर बलोच के करीबी कज़न है, उनके चचा के बेटे हैं सादुल्ला बलोच जो कि साबक वफाकी वजीर हैं मियां नासिर बलोच, उनके बेटे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जैसे ही उनका नाम फाइनल किया है लिस्ट में, तो आयशा रजब बलोच के बेटे ने जो है वो गुज़िश्ता रात ये बड़ी एक सोशल मीडिया के ऊपर मैसेज, बड़ा पैगाम जारी किया और सादुल्ला बलोच के साथ बैठकर उन्होंने ना सिर्फ अपनी वालदा की दस्तबरदारी का ऐलान किया बल्कि अपने जो बलोच बरादरी है उनको ये रिक्वेस्ट की कि वो जो है वो सादुल्ला बलोच की हिमायत करें। अली गौहर बलोच के मुकाबले में उन्होंने जो है वो सादुल्ला बलोच की हिमायत का ऐलान जो है वो किया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जो है वो उम्मीदवार है। इस हवाले से आयशा रजब बलोच जो साबिक रुकने कौमी असम्बली, उनसे भी हमारी बात हुई है तो उन्होंने भी अपने बेटे की जो पैगाम है उसकी तायद करते हुए कहा कि वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो रही हैं और वो सादुल्ला बलोच को औरंगजेब, अगर अली गौहर बलोच के मद्दे मुकाबिल में आयशा रजब बलोच तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सादुल्ला बलोच की हिमायत करती हैं, गुज़श्ता इलेक्शन में कमोबेश 10 से 11,000 वोटों का फर्क था, तो इस दफा काफी मुश्किल नहीं होगी अली गौहर बलोच को? जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है कि पिछले जो इलेक्शन था 2018 का बहुत कम मार्जिन था। एक तो ये ज़िमनी इलेक्शन हुआ था,
यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के एमपीए पहले ही जो है वो जीत चुके थे और उनका भी असर सलूक था, उसका भी बड़ा फर्क पड़ा था पिछले ज़िमनी, क्योंकि यहाँ पर जो है ज़िमनी इलेक्शन होता 2018 के बाद। तो अभी जो है वो आयशा रजब बलोच के जाने से बलोच बरादरी जो है वो काफी तजब्जुब का शिकार है, क्योंकि यहाँ पर बलोच तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं सादुल्लाह बलोच, उनको आयशा रजब की दस्तबरदारी से बड़ा फायदा होगा। बहुत शुक्रिया औरंगजेब हमारे साथ मौजूद थे। नून लीग के इंतखाबी मंशूर की बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर शहजाद हुसैन भट्ट साहब। वेलकम बैक। नून लीग की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है, लेकिन आइंदा 5 साल के लिए उनका मंशूर क्या है अभी तक किसी को नहीं पता। जी हाँ, मुखालिफ सियासी जमातें नून लीग की इस कमजोरी को पॉइंट स्कोरिंग के लिए अपने जलसों में इस्तेमाल कर रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं नवाज शरीफ के अगर पास कुछ होता, अगर उनके पास कुछ मुआशी प्लान होता तो उन्होंने अपने भाई से क्यों छुपाए रखा, अपने भाई को क्यों नहीं बताया। नून लीग की सियासत के ऊपर गहरी नजर रखते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर शहजाद हुसैन भट्ट हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। भट्ट साहब, अगर नवाज शरीफ साहब के पास कुछ होता तो वो 16 महीने 18 महीने अपने भाई को आते मुआशी प्लान। बिल्कुल, मुआशी प्लान जो है वो इस वक्त इंतखाबी मंशूर जो है वो फाइनल हो चुका है मुस्लिम लीग नून का, और सेनेटर हैं अपना इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने हमें बताया है कि 27 जनवरी को लाहौर में एक तकरीब मुनक्कद होगी और 36 कमेटियों की ये तजावीज़ और इकदामात पर मुश्तमिल जो जामिया मंशूर है वो सामने लाया जाएगा। अच्छा, जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने फरमाया अपने जलसा में कि ये मंशूर होगा, दीगर पार्टियों ने भी फरमाया है, मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त लेकर आ रही है नया वर्ड अहदनामा। मंशूर के साथ वो अहदनामा दे रहे हैं। अच्छा। और नवाज शरीफ ने जो मेरे जराए हैं मीटिंग में ये बात कही थी कि मैंने मंशूर नहीं देना, मैंने अहदनामा देना है और ऐसा कोई काम ना हो जो कि कल को मैं पूरा ना कर सकूं, लिहाजा उस अहदनामे में तफसीलात जो है वो हमने 2 रोज कबल भी GNN ने ब्रेक कर दी थी कि क्या मंशूर बन रहा है, उसका क्या तरीकाकार होगा। आज मैं उसका मजीद चीजें कुछ आपके सामने रखना चाहता हूँ, मसलन 4-5 चीज छोटी छोटी मैं रखना चाहता हूँ फौरी तौर पर। पहली चीज तो यह है कि मंशूर में अहदनामे में फौरी तौर पर बिजली के बिलों के हवाले से जो है वो रिलीफ वो उसमें तय है, नंबर 1। नंबर 2, मंशूर में नौजवानों के लिए जो बात है वो बहुत अहम है। उसके लिए नौजवान नस्ल को जो मराहत है मैदान में, खेल के मैदान में, बरसरे रोजगार के हवाले से उनका जो है वो चीजें हैं, जाती कारोबार के हवाले से मनी जो है वो उनको दी जाएगी। इस तरह खवातीन का मामला है, इसी तरह सेहत के हवाले से मराहत का फैसला है। और मैं ये बताऊं कि हमसाया ममालिक से अच्छे तल्लकात कायम करने के हवाले से भी पॉलिसी जो है उसमें रखी गई है। और इसके साथ साथ ज़राअत और आज़ाद खारजा पॉलिसी को पार्टी मंशूर में बड़ी अहमियत हासिल है। आपको याद होगा कि जब हमारे सिपह सलार पाकिस्तान ने ओथ लिया था तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि ज़रई सनती इनकलाब अब 1.2 मिलियन ट्यूबवेलों को शमसी तवानाई पर लाकर इस मंशूर में आगे बढ़ाया जा रहा है। और वही सिपह सलार पाकिस्तान वाली जो बात थी उसी चीज को आगे लेकर ये बढ़ाया जा रहा है। और ये मंशूर जो है ये 27 जनवरी को सामने आ जाएगा। अच्छा, नौजवान कितने हैं? देखिए, नौजवानों का जो तबका है ये बड़ा अहम बात आप कर रहे हैं। इस वक्त नौजवानों पे ही पीटीआई ने फोकस किया था, बिलावल कर रहा है और मुस्लिम लीग नून भी कर रही है। अब अगर हम इस पे गौर करें तो हमारी जो 2017 में 20 करोड़ की जो आबादी थी वो 2023 में 24 करोड़ हो गई। अच्छा, मजमूई आबादी का 64% जो 30 साल से कम उम्र का बच्चा है। मैं आपको ये जरूर यहाँ कहूंगा और ये बड़ा फिक्रा है कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिनके जो यंगस्टर है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के हैं। लिहाजा ऐसी कोई सियासी पार्टी नहीं है जो कि इन यंगस्टर को छोड़कर आगे जा सके। और यही मंशूर और यही अहदनामा का जो हिस्सा है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सामने ला रहे हैं कि किसी तरीके से उन्होंने जो जर्नलिस्ट है और साथ जो यंगस्टर हैं उनको कैसे गिरफ्त करना है, उनको कैसे करना है, उनको कैसे प्रमोट करना है। अच्छा, अगर बिलखुसूस बात की जाए आम आदमी को रिलीफ देने की तो फौरी तौर पे रिलीफ क्या हो सकते हैं भट्ट साहब? देखिए, बुनियादी हकूक तो जो है वो तो सबसे पहले तो बात ये सेहत है, तालीम है और रोजगार के मौके हैं। जो महंगाई है इसकी जो जिस तरह अब बिलावल साहब को कंपैरिजन करें
وہ کہتے ہیں جی میں بجلی کے بلوں میں 300 کا فگر دے دیا ہے. میاں محمد نواز شریف جو آ رہا ہے وہ اس طرح کا فگر سامنے نہیں لے کے آ رہا. یہ بلاول اور باقی پارٹیوں سے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ یہ منشور نہیں ہے, یہ عہد نامہ ہے, اور اس عہد ناموں کو بقول میاں محمد نواز شریف کل کو پورا کرتے ہی نہیں کرتے. میں ذمہ دار تو نہیں ہوں. ویسے بٹ صاحب نبھایا جائے گا اس عہد کو؟ میں وہی تو پہلے میں نے فکر کہ آپ کے بولنے سے کہہ دیا تھا کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں, لیکن میاں محمد نواز شریف کی جو ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس عہد نامے میں ہر وہ چیز ڈالنا چاہ رہے ہیں جو کہ کل کو وہ پوری کریں گے. آپ اگر ذرا غور کریں نا تو الیکشن کمیشن کے جو اعداد شمار ہے ان کی طرف ہم اگر چلیں تو رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد اس وقت 12 کروڑ ہے. اچھا, خواتین ووٹر کی تعداد 5 کروڑ ہے, جبکہ ہمارے کل رجسٹرڈ ووٹر جو ہیں ان کی 18 سے 35 سال کے جو عمر ہے وہ 44 کا فگر نکلتا ہے. اب 44 جو ہمارے نوجوان ووٹرز ہیں اتنے تو پوری دنیا میں نہیں ہوتے یار. ایسا ہی ہے. اور یہ اگر آپ دیکھیں نا اگلے سال اس سے اگلے سال جب الیکشن ہو رہے تو جو 18 سال کا بچے کا نئے ووٹر بن رہا ہے 1 کروڑ کا اضافہ ہو رہا ہے, تو ینگسٹر کی تعداد کتنی تیزی سے جا رہی ہے. اور یہی الیکشن کا ٹرن آؤٹ ہے کہ مسلم لیگ نون کو اگر ووٹ ینگسٹر کا پڑ گیا تو وہ کھا گئی سب کو, ادروائز مسلم لیگ نون کے لیے جوتنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. لیکن بٹ صاحب بلاول صاحب کا سوال بڑا اہم ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کے پاس پلان ہوتا تو اپنے چھوٹے بھائی سے 18 مہینے کیوں چھپائے رکھا؟ دیکھیں یہ بلاول صاحب کا جو کہنا ہے یہ ٹھیک ہے بات. بلاول صاحب نے کیا کہ اس وقت بلاول صاحب سے یہ پوچھا کر جائے کہ وہ اس وقت کیا تھے, ان کے پاس منسٹری کون تھی, اس کے پاس وزیر خارجہ کون تھا اس ملک کا, اس وقت شہباز شریف کا رائٹ ہینڈ جو کانوں میں باتیں کرتا تھا وہ کون تھا. یہ ساری باتیں اسی طرح چل رہی ہیں اور آپ آئندہ حکومت جو بننے والی ہے مجھے تو اس میں بھی لگ رہا ہے کہ آئندہ بھی ایک قومی حکومت میں دیکھ رہا ہوں. مجھے کوئی سولو فلائٹ کسی حکومت کی نظر نہیں آ رہی. اگر مائنس بلے کا نشان ہو گیا ہے تو اب تو کوئی پی ٹی آئی کا امیدوار کو پھول سے لڑ رہا ہے, کوئی تربوز سے لڑ رہا ہے, کوئی کنو سے لڑ رہا ہے. تو ان حالات میں تو پھر جو حکومت بن رہی ہے, ہاں ایک بات ضرور ہے اس میں کہ میری انفارمیشن جو ہے مسلم لیگ نون کے ذرائع کے مطابق کہ نواز شریف یہ کہتا ہے کہ اگر سادہ اکثریت ملی تو حکومت بنائیں گے, ادروائز پرائم منسٹر محمد نواز شریف حکومت نہیں بنائیں گے, جو ایکسپیکٹڈ اس وقت نظر آ رہا ہے لوگوں کو. بٹ صاحب آخری سوال, ٹائم چونکہ ختم ہو رہا ہے, 14 حلقے ہیں لاہور کے نیشنل اسمبلی کے, نون لیگ کتنی جیت پائے گی؟ بڑا مشکل سوال کیا دیا آپ نے. ویسے 14 حلقے قومی اسمبلی کے ہیں, اس میں سب سے کانٹے دار مقابلہ جو ہے وہ آپ کو 1 to 7 میں مل رہا ہے, جہاں بلاول بھٹو صاحب ہے. اچھا, بلاول بھٹو صاحب کے مقابلے میں عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہے وہ یہ جو ریس ہو رہی ہے اس میں میں آپ کو خبر یہ دے رہا ہوں کہ اس میں اہم جو ہوگا نقطہ اینڈ پر آ کر وہ آصف علی زرداری صاحب ہوگا. صحیح ہے. آصف علی زرداری صاحب اس وقت لاہور میں بیٹھ کر جو پلاننگ کر رہے ہیں اور جس طرح سب اچھا ہو رہا ہے اس کے مطابق بلاول جیت سکتا ہے. اور بلاول کو اگر آپ کمپیریزن کریں تو پچھلے دفعہ جو حلقہ NA 133 جو تھا جس میں شائستہ ملک نے شکست دی تھی پیپلز پارٹی کے امیدوار کو اسلم گل کو, تو تب بھی وہ 14,000 سے زائد ووٹوں سے جیتی تھی. بہت بہت شکریہ بٹ صاحب, ہمارے ساتھ وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.